आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उस पर हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस भी बच्चे का 80 में 75 या उससे ज़्यादा नंबर आते हैं तो मैं फिजिक्स का पूरा नोट्स जो है उसको व्हाट्सअप करने वाला हूं। बस जो भी बच्चा है वो रियल में कमेंट करे, जेन्युइन कमेंट करे कि हाँ सर मेरे 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं उसको पूरा नोट्स जो है फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और साथ में आप लोगों की इस क्लास को कवर करने के बाद पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी किस लेवल पे है, क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं, या कुछ बाकी है तैयारी करने में, तो वो सारा कमी भी पता चलेगा और उस पर आप लोग काम कर सकते हैं। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का सारा ऑब्जेक्टिव। आप लोग एक बार देख लो, मैं आप लोगों के लिए सारा ऑब्जेक्टिव 80 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। और अगर इस ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स आप टेलीग्राम पे जुड़ करके वहां ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा नियम है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही सतह में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध है। R बराबर 2F, F बराबर R/2, C बराबर F इक्वल टू, ऑप्शन सी F इक्वल टू R, और ऑप्शन डी R बराबर F/2। तो क्या रिलेशन है? F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु होती है। ऑप्शन ए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ऑप्शन बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर ही, और ऑप्शन डी वक्रता केंद्र से परे। तो देखो आप लोग, दर्पण कौन सा है? दर्पण अवतल है। दर्पण कौन सा है? एक सेकेंड, दर्पण कौन सा है? तो दर्पण आप लोग देखो, दर्पण अवतल दर्पण है यहाँ पे। और अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? तो एक ही कंडीशन है जब अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कब? जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? फोकस के अंदर और ये जो ध्रुव है उसके बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र से परे, फोकस के बीच, अवतल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बिल्कुल नहीं, वक्रता केंद्र पर ही। ऑप्शन डी वक्रता केंद्र से परे, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। यहाँ दर्पण का मतलब वही हुआ ध्रुव, दर्पण का मतलब दर्पण के ध्रुव से यहाँ पे है। ठीक है, अगर ध्रुव ऑप्शन है तो ध्रुव तथा उसके फोकस के बीच। आप लोग 6 केस टोटल पढ़े होंगे ना, तो 6 केस में एक केस ऐसा है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक होगा तो सीधा बनेगा, और सीधा और साथ में आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? सीधा एवं छोटा होता है, तो सीधा किसमें होगा, यानी किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में?
तो काल्पनिक प्रतिबिंब तो तीनों दर्पण में बनता है, उत्तल में भी, अवतल में भी, समतल में भी। लेकिन मतलब काल्पनिक यानी सीधा सीधा जो है, तो सीधा कौन सा प्रतिबिंब होगा? जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। जो क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, वही सीधा प्रतिबिंब होगा। तो सीधा यानी कि सीधा बनता है यानी काल्पनिक बनता है, तो तीनों दर्पण में। लेकिन यहाँ साथ में लिखा है कि छोटा बनता है, तो छोटा। उत्तल दर्पण में क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा एवं छोटा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में एक केस अभी जस्ट बताए हम कि दर्पण के जो पीछे बनता है वो सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, लेकिन बड़ा इमेज बनता है। यहाँ पूछ रहा है छोटा। और सी है समतल दर्पण। समतल दर्पण में सेम साइज का, सीधा तो बनता है, काल्पनिक भी बनता है, सीधा बनता है। काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, लेकिन सेम साइज का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अवतल दर्पण है, अभिसारी अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि इस पे कोई अगर किरण आ रही है प्रकाश का, तो ये मोड़ने का काम करता है, एक जगह पे कन्वर्ज करने का काम करता है, यानी अभिसारित करने का काम करता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, वास्तविक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं आवर्धित। तो उत्तल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक बनता है, तो काल्पनिक ऑप्शन सी में और ए में है, तो ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी गलत है। अब आवर्धित मतलब हो गया बड़ा। क्या उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? नहीं, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी वजह से जो है हम लोग साइड मिरर में भी क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि पीछे से जो वाहन आता है कोई भी, उसका छोटा इमेज और पूरा क्लियर इमेज बना के देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? यानी रियल इमेज किसमें प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। तो समतल भी नहीं होगा, क्योंकि समतल में हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो एक अवतल दर्पण ही ऐसा है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? क्या है? वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है। समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में। यहाँ एक लेंस का ऑप्शन है, क्या नाम है? लेंस। तो ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में तो हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो गलत है। बाकी समतल में सेम आकार का, उत्तल में छोटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र के अंदर हम वस्तु को रखेंगे तो इमेज बड़ा बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक, काल्पनिक, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि सेम साइज का बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, हमेशा काल्पनिक, सब सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। ठीक, मतलब अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक, आप लोग कंफ्यूज, एक बार मैं लिख दूं कि अवतल दर्पण में दोनों तरह का इमेज बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? दोनों तरह का, काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। क्या बनता है? वास्तविक भी बनता है। ठीक है, और बाकी जो इधर उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण है, तो दोनों में हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोनों में क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण से समतल दर्पण, समतल दर्पण में समान आकार का, मैं 10 बार बोल दिया हूँ, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण में तो हमेशा छोटा बनता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी अवतल दर्पण से क्या होता है? आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वो सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औंधा होता है? तो सीधा होता है।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी यानी कि काल्पनिक, आभासी का मतलब काल्पनिक, काल्पनिक, आभासी का काल्पनिक, आभासी भी और छोटा में। तो अवतल में तो नहीं बनता है, अवतल में आभासी एक केस में बनता है जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है, और समतल में तो समान आकार का। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक किस दर्पण का होता है। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण होगा। दर्पण यहाँ लिखा हुआ है, ये दर्पण लिखा हुआ है कि दर्पण में पूछ रहा है फोकस दूरी धनात्मक, तो ये किसका होगा, उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, और ये प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ से कोई किरण आया, किरण आने के बाद जो ये प्रकाश, ये मुड़ता है किरण, जो मतलब मुड़ता हुआ प्रतीत होता है, ये रियल में नहीं होता है। एक सेकेंड मैं फिर से ड्रॉ कर लूँ। ये अगर ये अगर दर्पण में उत्तल दर्पण बना लूँ तो ये प्रधान अक्ष है, और ये समांतर आती हुई किरण। तो ये अपवर्तन के बाद क्या होता है, सॉरी अपवर्तन नहीं, परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यही इसका फोकस होता है। तो इस साइड जो होगा तो ये क्या होता है, धनात्मक होगा। तो इसलिए क्या होता है कि उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, जिसमें मतलब जिसको समझाना नहीं है उसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे, और जिसको थोड़ा सा समझना होगा उसमें थोड़ा सा समय देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है। F बराबर R/2 कहाँ है, यहाँ ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हजामत बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हजामत उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपर्युक्त सभी। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है। क्यों अवतल दर्पण का यूज होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में एक केस ऐसा है जिसमें क्या होता है, हम लोग क्या चाहते हैं, मतलब कि अपना जो फेस है उसको थोड़ा बड़ा दिखाने, क्लियर दिखाने, बाल जो भी हो, हम लोग सामने में अपना फेस को बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो बड़ा जो है ये कब किस में बनता है, ये अवतल दर्पण में ही बनता है। जब ये अगर फोकस है तो फोकस के अंदर हम वस्तु को रखते हैं तो इसका इमेज दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। इसलिए जो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूँ ताकि आप लोग का रिवाइज हो जाए, अगर किसी का रिवाइज नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है, इसमें भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। प्रतिबिंब की, बिंब मतलब यहाँ वस्तु हो गया, बिंब का मतलब वस्तु। तो वस्तु दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे कोई भी लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा साइन कन्वेंशन, जिसको चिन्ह परिपाटी बोलते हैं, उसमें हमेशा ऋणात्मक ही लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा अवतल दर्पण है, फोकस दूरी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। इसमें अगर अच्छा से कंफ्यूज करना चाहे तो कंफ्यूज किया जा सकता है माइनस प्लस ऑप्शन दे करके। ठीक है, तो F 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख लेते हैं F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर R/2। तो R का वैल्यू 10 है, हम लोग को क्या निकालना, वक्रता त्रिज्या निकालना है। ये में F का वैल्यू 10 है, R/2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R गुना 1 किए तो R, और R गुना 2 किए, R 10 गुना 2 किए तो 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी 28 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या दिया है तो इसकी आधी होती है, फोकस दूरी इसकी आधी होती है, तो 14 सेंटीमीटर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बराबर r/2 होता है और r का वैल्यू कितना है 28 है, 28 है, 28/2 कितना होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अब अवतल दर्पण के सामने एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रख दिया गया है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, सॉरी फोकस दूरी इसका जो है इसका 10 सेंटीमीटर रख है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब बनता है, यानी फोकस दूरी इसका 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी कितना है, प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ओके, बिंब रखने पर सामने 20 सेंटीमीटर की, सॉरी बिंब, यहाँ ये यू है, बिंब मतलब यहाँ वस्तु है, माय मिस्टेक, ये क्या है वस्तु। यानी कि 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण वाले 10 सेंटीमीटर फोकस वाला अवतल दर्पण में एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उस प्रतिबिंब जो बनेगा उसका इमेज वो कहाँ पे बनेगा। तो पहले प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनता है हम इसको निकाल लेते हैं। देखो एफ अवतल दर्पण का माइनस होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार, और यू तो हमेशा यानी वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता ही है। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो 1/v हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब 1/f कितना है -1/f का वैल्यू 10 है, और माइनस ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये खुद इसमें u माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/20। इसको अगर सॉल्व करेंगे 20 और 10 का एलसीएम 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1/20। ये हो गया किसका 1/v का वैल्यू। तो v बराबर कितना निकल गया -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब जो है इसी साइड बन रहा है, क्योंकि माइनस है ऑप्शन में, यानी अवतल के दर्पण के सामने ही क्या बन रहा है वस्तु बन रहा है, इमेज बन रहा है। दर्पण के सामने ही क्या बन रहा है इमेज बन रहा है। तो जहाँ पे वस्तु को रखा गया है, क्योंकि आप देखो वस्तु दूरी यानी u जो है -20 सेंटीमीटर है, और भी हम लोग का कितना आया -20 सेंटीमीटर है, यानी जहाँ पे वस्तु रखा गया वहाँ पे ही प्रतिबिंब बना। तो ऐसा कौन सा केस है, यानी कि वैसा केस है कि यानी वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ठीक है। ये समझ में आया ना, आप लोग थ्योरी पढ़े होगे, थ्योरी क्लास, तो समझ में आएगा ही आएगा। थोड़ा फॉर्मूला ये दर्पण सूत्र है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोई डाउट रहता है तो आप लोग जरूर कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मतलब किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। बोल रहा है कि कहीं भी हम खड़ा है तो उसका क्या होता है कि सीधा प्रतिबिंब। सीधा प्रतिबिंब का मतलब हुआ कि काल्पनिक ही होगा, क्या होगा काल्पनिक ही होगा। तो केवल समतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, तथा उत्तल दर्पण, केवल अवतल दर्पण। तो ये समतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है, क्योंकि दोनों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कहीं भी खड़ा रहे तो काल्पनिक मतलब सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम वस्तु को अनंत पे रख दे तो उसका फोकस पे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। तो या वक्रता केंद्र पे ही अगर वस्तु को रख दे अवतल दर्पण में तो भी उल्टा बनता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कहीं भी खड़ा रहें,
हमेशा सीधा प्रतिबिंब बने, तो ये समतल में भी बनेगा और उत्तल में भी हमेशा सीधा बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा आभासी, तो हमेशा आभासी बनता है। क्या बनता है? हमेशा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, दंत विशेषक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण में, क्योंकि इसमें सेम साइज का और इसमें मतलब समतल दर्पण में सेम साइज का और उत्तल दर्पण में छोटा, इसलिए अवतल दर्पण ही एक ऐसा केस है जो फोकस और दर्पण के बीच यानी दर्पण के ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा बनता है। और दांत क्या करेगा? दांत देखने के लिए उसको बड़ा करने बोल रहा है कि बड़ा करके दिखाओ, अच्छे से देख पाए, ठीक है, तो इसलिए अवतल दर्पण इसका यूज किया जाता है, दंत विशेषक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष गोलीय दर्पण का जनक। बोलता है गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, तो परावर्तक सतह क्या होगा? ऊपर वाला, ठीक है, या फिर अगर ये ले ले, ये कोई दर्पण अगर बना ले तो ये परावर्तक सतह, इसका व्यास का सीमा रेखा क्या कहलाएगा? व्यास का सीमा रेखा क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला तो पहले काट दिया जाए, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी। अब इन दोनों में बोल रहा है, तो आर का वैल्यू यहाँ दे दिया है कितना? 32 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना है? 32 सेंटीमीटर। तो एफ क्या हो जाएगा? r/2। एफ का वैल्यू क्या होता है? r/2, यानी 32 और 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, यदि किसी बिंब का यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी। आवर्धन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? h1/h2। तो h1 यानी वस्तु की दूरी, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु को रखेगा, और प्रधान अक्ष के जितना भी ऊपर दूरी लिया जाता है वो धनात्मक में, पॉजिटिव में लिया जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी h2 ऋणात्मक होगा, यानी कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है? प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तब वो उल्टा होगा, क्योंकि ऊपर नहीं बना, क्या बनेगा? नीचे। ये ऋणात्मक माइनस लगने के कारण पता चल रहा है कि वो प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा, और नीचे बनेगा तो क्या होगा? उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ हो सकता है अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर, दोनों हो सकता है। एक में इस तरह होता है और एक में इस तरह से होता है, तो दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि वह दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, अंदर की तरह अवतल दर्पण का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है वह दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, अगर ये परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ये क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, यानी पोल कहा जाता है इसको, ध्रुव। तो ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली गोलीय दर्पण, ये अगर कोई गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी ध्रुव यहाँ है, ये पॉइंट ध्रुव, तथा वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधा रेखा क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष कहते हैं, या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। तो ऑप्शन बी मुख्य अक्ष, भी प्रधान अक्ष बोले या मुख्य अक्ष, दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, वाहनों को साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, बहुत फेमस क्वेश्चन है,
ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का पूछा जाता है बार बार कि वाहनों के साइड मिरर में हम लोग किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। आप लोग बताना क्यों करते हैं, मैं तो बता रखा हूँ। क्योंकि वो क्या करता है, आवर्धित यानी सॉरी छोटा प्रतिबिंब और पूरा क्लियर प्रतिबिंब बना के देता है, सीधा प्रतिबिंब बना के देता है, इसलिए। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में ये अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, किसका, जो हेडलाइट होता है बाइक का या टॉर्च में जो है ये अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, 38 नंबर हम लोग क्वेश्चन, तैलीय कागज यानी होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारदर्शक, पारभाषक। तो ये क्या होता है, पारभाषक। अगर कोई कागज है और कागज पे हम तेल लगा दिए हैं तो ये पारभाषक हो जाता है, यानी कि इससे आधा प्रकाश कुछ कुछ प्रकाश का कुछ ही भाग पार कर पाता है। ठीक है, तो उससे पदार्थ को पारभाषक पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका कमेंट करो, आप लोग बताओ समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी बराबर होता है F = R/2। और समतल दर्पण, ये समतल दर्पण हुआ, या ऐसे बना लो तो ऐसे समतल दर्पण हुआ। तो समतल दर्पण में जो है, समतल दर्पण का R क्या होगा, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या अनंत है। तो अनंत में 2 से अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये हमेशा अनंत ही होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, इन्फिनिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। अर्थात उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो ऑलवेज सीधा होगा, हमेशा सीधा होगा। सीधा होगा, आवर्धित तो बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा तो बन नहीं सकता। सीधा एवं ह्रासित यानी छोटा, हाँ, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। गोलीय दूरी, फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण जो है उत्तल दर्पण है, ये बता रहा है ये। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, देखो यही क्वेश्चन है, उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, यानी कि पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, किरण पुंज कहते हैं इसको। 45 नंबर क्वेश्चन बोला है, प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं, तो सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत, किरणपूर्ण, दीप्तिमान वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, प्रकाश स्रोत। क्वेश्चन नंबर 47 है, आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। आवर्धन का, देखो आवर्धन का क्या होता है फॉर्मूला, H1/H2। और एक और भी होता है -V/U, -V/U भी होता है, लेकिन H1 क्या है, हाइट है। तो हाइट का मात्रक किस में होगा, मीटर में होगा। फिर H2 नीचे भी क्या है, मीटर में होगा। दोनों का मात्रक मीटर, तो मीटर कट गया, यानी मात्रक विहीन कोई मात्रक ही नहीं होता है, कोई ऐसा यूनिट ही नहीं होता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि वो मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा के कारण जल उठता है। हम लोग देखे होंगे कि बहुत सारा वीडियो में कि कोई लेंस ले लिया जाता है और लेंस लेकर के उसको प्रकाश में रखा जाता है, तो कागज क्या होता है, जल जाता है। कागज क्या होगा, पत्थर तो नहीं, उतना पावर नहीं होगा, लेकिन कागज जल उठता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। देखो कंफ्यूज नहीं करना है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, विच इज इक्वल टू, जो कि
3 लाख किलोमीटर के बराबर होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। तो देखो 3 लाख किलोमीटर, यहाँ ऑप्शन में पर सेकेंड भी डालना है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश एक डैश तरंग है, क्या है, ध्वनि तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इस तरह के तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखते होंगे कि अगर ध्वनि तरंग है तो बस में कोई बैठा हुआ है या कोई कार में, तो बाहर से चिल्लाता है तो आवाज सुनाई नहीं देता है, लेकिन लाइट जो है ग्लास के उस पार चला जाता है, यानी कार के अंदर लाइट चला जाएगा, लेकिन कोई आवाज देगा, शीशा अगर बंद है तो नहीं जाएगा। यानी इसको ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग को नहीं होता है। यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। मिट्टी से कभी लेंस नहीं बनाया जा सकता। कांच से आप बना सकते हो, प्लास्टिक से तो आप लोग चाहो तो घर से में भी लेंस बना सकते हो। क्या कर सकते हो, प्लास्टिक काट करके, बहुत सारा वीडियो आता है, आप लोग चाहो तो देख लो। मैं इस पे यहाँ कितना डिस्कस करूँ। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, 52, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी, तो रिलेशन फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो ये कितना है, क्षमता कितना है, 1 डायोप्टर, तो P के बदले 1 लिख दिए। P यहाँ पे पावर है, पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता 1/1/f। तो f का यहाँ से मान कितना आ गया, 1, और जो भी मान आता है वो हमेशा मीटर में होता है। क्या होता है, मीटर में हो गया। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, किसी बिंब का, बिंब मतलब वस्तु, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। उत्तल लेंस आ गया यहाँ पे, लेंस में कहाँ रखें, तो वही वक्रता केंद्र पर, फोकस दूरी के दूनी दूरी पर, यही है फोकस दूरी की दूनी दूरी पर, यानी आर जो है, आर के डिस्टेंस पे बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या के दूरी पे, यानी कि वक्रता केंद्र पर। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को समय तो मिल पा रहा है ना आंसर देने का, कि ऐसा नहीं, थोड़ा सा आप लोग देख लेना कि आंसर आप लोग फास्ट कर पाओ, क्योंकि जिसमें मतलब समय लेने देने का उतना ज़रूरत नहीं है उसमें मैं समय क्यों दूँ। जो रियल क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसमें समय देना बनता है। तो आप लोग भी थोड़ा फास्ट करना, जिसमें कि समय ना लगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ 75 आए, या जितना भी आए आप लोग स्कोर ज़रूर बताना। जिसका 75 प्लस होगा मैं सबको नोट्स प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सएप पे, फिजिक्स का पूरा। और इसका नोट्स लेना है जो PDF बना रहा हूँ, तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ के ले सकते हो। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अपवर्तन के हो चाहे परावर्तन के, 2 नियम है, दोनों का 2-2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 55 सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का, किसका, सरल मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का। क्योंकि अवतल लेंस में जो है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा, और हम लोग सूक्ष्मदर्शी का यूज क्यों करते हैं, ताकि कोई भी चीज को बड़ा बना के दिखा सके, तो उसमें उत्तल लेंस का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे साइन आई गुना साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 57, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बीच में क्या होता है, उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 अवतल लेंस का आवर्धन होता है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m = -v/u।
तो पूछ रहा है अवतल लेंस का क्या होगा। इसमें तो कोई ऑप्शन ही एक ही V/U है, तो यही आंसर हो जाएगा V/U। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। किसी शब्दकोश में, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग जरूर दो। ठीक है, अच्छे लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन। किसी शब्दकोश में यानी किसी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे। किसी छोटा अक्षर को पढ़ना है तो आप कौन सा लेंस यूज करेंगे। अच्छा ये बताओ कि आप चाहोगे क्या, बड़ा दिखना। अब बड़ा किस में दिखता है, उत्तल लेंस में ही एक है जो कि बड़ा करके दिखाता है, अवतल लेंस नहीं दिखाता है। तो अवतल लेंस वाला ऑप्शन तो पहले काट दो, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी खत्म हो गया। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस, यानी जिसका फोकस 50 सेंटीमीटर हो उसको देखना है, उसका यूज करोगे, उस उत्तल लेंस का यूज करोगे, या जिसका फोकस दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है उस फोकल लेंस वाले उत्तल लेंस का यूज करोगे। तो पावर जिसका ज्यादा होगा उसको यूज करेंगे। तो पावर क्या होता है 1/f, और f जिसका ज्यादा उसका पावर कम, और f जिसका कम उसका पावर ज्यादा। तो f कम किसका है 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर जिसका अगर फोकस कम है, फोकस दूरी कम है, तो पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना। देखो आप लोग इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, और फोकस दूरी को बढ़ाएंगे तो पावर क्या होगा, पावर घटेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का हम लोग यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसका पावर ज़्यादा है, इस लेंस का पावर ज़्यादा है। पावर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि फोकस दूरी क्या है, कम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का। इनमें अभी मैं बता चुका हूँ ये किसका है, ये क्वेश्चन शायद ये था, ये किसका है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अपसारी, नॉट अभिसारी, अपसारी। तो ये अवतल लेंस कहलाता है, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, क्योंकि एक सेकेंड, अवतल लेंस क्या करता है, ये देखो ये अवतल लेंस में बना दिया। अवतल लेंस से जो भी रेज आता है, जो भी किरण इस पे जाता है, तो ये क्या करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है, किरण को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक, कोई डाउट तो नहीं ना। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर। किसी लेंस द्वारा आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन। देखो इसमें ऑप्शन है एक, मात्रक विहीन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की, चाहे लेंस हो या फिर दर्पण। देखो लेंस हो या फिर नहीं, लेंस में एक सेकेंड, लेंस में फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है, लेंस में यहाँ गया, यहाँ पे फोकस दूरी ये हो गया, और ये अगर कोई है कौन सा लेंस, अवतल लेंस, तो यहाँ से कोई किरण आया इस तरह करके ये, और ये यहाँ पे फोकस बनता हुआ प्रतीत होता है, धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा, कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उत्तल लेंस को,
अभिसारी, क्योंकि ये सब एक जगह पे लाने का काम करता है, सब एक जगह पे लाने का काम करता है। मतलब कन्वर्ज करने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, लेंस के कितने वक्रता केंद्र? लेंस में वक्रता केंद्र चाहे वक्रता त्रिज्या चाहे फोकस हो, सब क्या होता है? 2 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस, मान लो कोई लेंस है, क्या है? कोई लेंस है, तो इसका केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? उसको तो दर्पण के केंद्रीय बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसको प्रकाशिकीय केंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? आग सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? धुआं उत्पन्न भी होता है और आग भी सुलगता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, लेंस में कितने फोकस होते हैं? अभी मैं बताया 2, 3, 1, 2 या 3, तो क्या होगा? 2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। डायोप्टर, एंगस्ट्रॉम, ल्यूमेन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? डायोप्टर होता है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो P बराबर 1/f, तो P का वैल्यू -2D, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/f हो गया। ये D यहाँ पे मिटा दूं मैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर -1/2, -1/2 यानी -0.5। तो क्या हो जाएगा? -0.5, क्या? -0.5, -0.5 मीटर या सेंटीमीटर? तो 0.5 मीटर होगा, क्योंकि हमेशा ये मीटर में आंसर आता है, कंफ्यूज नहीं करना है। -0.5 मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है वायु, कांच, बर्फ, डी हीरा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस को, बाइफोकल लेंस को। तो क्या होगा? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। बताया मैंने कि ये क्या करता है? एक जगह पे लाने का काम करता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? उत्तल लेंस। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? जल में, कांच में, पीतल में, निर्वात में। सबसे अधिक क्या होता है? निर्वात में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 77 नंबर क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, क्या कारण है? जो कि मछली भेदने में कठिनाई होती है, वही। परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। ध्रुवन तो आपके क्लास में है नहीं, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन भी आपके क्लास में नहीं है। इसका आंसर ऐसे है क्या? इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतलीय गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दोनों -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण में तो माइनस किस में आता है? माइनस किस में आएगा? उत्तल में। क्योंकि अवतल दर्पण, सॉरी अवतल माइनस, तो सॉरी एक सेकंड ये अवतल में, दर्पण में किस में आएगा? दर्पण में, अवतल में। किस में? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो दर्पण अवतल होगा, दर्पण अवतल होगा। लेकिन लेंस में किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किसकी फोकस दूरी? लेंस में किसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो
अवतल का, किसमें, अवतल का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी अपेक्षा अधिक होगी। यानी एक लेंस से पहले हवा में था तो उस समय जो है उसकी फोकस दूरी, और जब एक जल में लेंस को डुबा दिए तो उस समय उसकी फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी, कम होगी, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो फोकस दूरी क्या चेंज होगा, क्या फोकस दूरी चेंज होगा। देखो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण आएगी तो ये जो हवा माध्यम है, इसके बाद ये हवा के बाद ये कांच माध्यम है, ठीक है। तो ये हवा का अपवर्तनांक, मतलब हवा जो है कम मोड़ेगा। हवा एक तरह से विरल माध्यम हो गया, तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम कांच में जाएगा, यानी लेंस में जाएगा, तो ये इसको मोड़ देगा। अब देखो यहाँ पे जल, जल क्या है, जल भी एक तरह से जिस जल और लेंस में किसका, जल का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि अपवर्तनांक बोलते हैं, 1.33। और लेंस का क्या होगा, इस लेंस का, तो यहाँ पे देखो सघन से सघन में जाएगा, यानी फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, फोकस दूरी क्या होगा, क्योंकि ये ज़्यादा मोड़ेगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, और ये लास्ट क्वेश्चन है। एक डायोप्टर होता है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1 मीटर, तो 1 मीटर होता है। कितना होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग यहाँ तक क्लास देखे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आया होगा और क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, और आपको किस मतलब किस सब्जेक्ट पे या किस चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आप लोग पढ़ते रहो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।